स्टूडेंट्स, ओम पुष्प क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने एमसीक्यू की एक सीरीज चलाई है जिसका मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, जिसमें बच्चों मैंने आपको कुछ थ्योरी बताई थी। तो आज के लेक्चर में मैं उसके कुछ आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें कह रहे हैं ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कि हमने ए आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया जिसका ऑर्डर 3 है। और दूसरी चीज बेटे मैंने आपको ये दी है कि जो ए स्क्वायर है वो ए के बराबर है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ए कैन बी। मतलब ए हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया है और ए का स्क्वायर ए के बराबर है, तो हमारा क्वेश्चन है कि हम ऐसे कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे ए मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया। आप सबको पता है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो। तो बेटा ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि उसने कहा ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो बेटे पहले फिर मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए मैट्रिक्स भर दिया, ए मैट्रिक्स भर दिया और इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया। मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई आपको करना आती है। तो बेटा ये ए स्क्वायर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर और ए को मैंने बराबर कर दिया। ये मैंने ए लिख दिया और ये मैंने ए स्क्वायर लिख दिया। और इसके आगे आपको मालूम है बेटे कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो बेटे ये d1 किसके बराबर आ जाएगा, d1 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो d1 जो है वो d1 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ऐसे बेटे जीरो जीरो के बराबर है, ये वाली जीरो इस जीरो के बराबर है, ये वाली जीरो इस जीरो के बराबर है, और ये d2 किसके बराबर आ जाएगा, d2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो d2 जो है वो d2 स्क्वायर के बराबर आ गया। ये वाली जीरो जीरो के बराबर है, ये जीरो जीरो इन दो जीरो के बराबर है, और यहां से d3 किसके बराबर आ जाएगा, d3 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब यहां मैं सॉल्व करता हूं। जैसे d1 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर, तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं यूं लिख सकता हूं d1 माइनस d1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, और उसके बाद अगर मैं d1 यहां से कॉमन कर देता हूं, तो d1 अगर मैंने कॉमन कर दिया तो यहां क्या बच गया, 1 माइनस d1 इक्वल टू 0। अब बेटे दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, d1 और 1 माइनस d1 की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। एंड यू नो अगर दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया या तो d1 0 होगा या 1 माइनस d1 0 होगा। और d1 अगर 0 के बराबर आ गया और यहां से 1 माइनस अगर d1 0 के बराबर है, तो माइनस d1 जो है बेटे वो माइनस 1 के बराबर आ गया, और d1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इस तरह से बेटे d1 की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक 1। सिमिलरली बेटे जब हम d2 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर लेंगे तो यहां से d2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक d2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक d2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे बेटे जब हम d3 इज इक्वल टू d3 स्क्वायर लेंगे तो यहां से d3 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी 1। तो बेटे इसका मतलब यहां से ये निकला कि हमारे पास d1 d2 और d3 इन तीनों की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 आ रही है और 1 आ रही है। अब बेटे मुझे ए जो मैट्रिक्स दिया है, मुझे ये बताना है कि मैं ऐसे कितने मैट्रिसेस बना सकता हूं। ठीक है, अब ए अगर मेरे को मैट्रिक्स दिया है और ए मैट्रिक्स है बेटे d1 0 0 फिर 0 है, फिर d1 है 0 है 0 है 0 है और d1 है। ठीक है बेटे, अब आपने d1 d2 d3 की जगह क्या भर सकते हैं, या तो 0 या 1। तो बेटे इस d1 को भरने के इस d1 को भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, या तो मैं यहां 0 लिखूंगा या यहां मैं 1 लिखूंगा। तो कितने वे हैं बेटे, 2 वेज हैं। बेटे d2 को भरने के भी मेरे पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। d2 की जगह मैं या तो 0 लिख दूंगा या 1 लिख दूंगा, तो d2 की भी 2 वेज हैं। इसी तरह से बेटे d3 को भरने के भी कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। d1 को भरने के 2 वेज हैं, d2 को भरने के 2 वेज हैं, d3 को भरने के 2 वेज हैं। बेटे अब आपको d1 भी भरना है, आपको d2 भी भरना है, आपको d3 भी भरना है, मतलब d1 भी भरना है एंड d2 भी भरना है एंड d3 भी भरना है। और बेटे जब इनके बीच में एंड होता है तो वेज के बीच में मल्टीप्लाई होती है। ये आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन +1 में सीखा हुआ है। ठीक है, तो वेज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बेटे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने वेज आ गए, 8 वेज आ गए। ठीक है, अब कुछ बच्चे तो यही आंसर करके छोड़ देंगे, लेकिन बेटे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने
8 वेज लिखे और देखो उसने ऑप्शन में 8 दिया भी और कुछ बच्चे इसको 8 को टिक कर देंगे। नहीं बेटे, क्योंकि आपको D1 सॉरी यहाँ D2 था और यहाँ D3 था। आपको D1 को भरने के 2 वेज थे, 0 और 1। D2 को भरने के 2 वेज थे, 0 और 1। D3 को भरने के 2 वेज थे, 0 और 1। तो इस तरह से 2 2 2 8 आ गया। लेकिन बच्चों अगर आपने D1 को भी, एक केस में D1 को भी 0 से भर दिया, D2 को भी 0 से भर दिया और D3 को भी 0 से भर दिया, तो फिर ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? ये मैट्रिक्स क्या शेप ले लेगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये वाली शेप ले लेगा। और इस शेप को हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, ए आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स। इतने कितने डायगोनल मैट्रिक्स आप बना सकते हैं? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। डायगोनल में या 3 एलिमेंट है, 3 में से 2 0 हो सकते हैं, लेकिन तीसरा भी अगर 0 हो जाएगा तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलते। तो ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। तो टोटल वेज कितने बन रहे थे बेटे? 8 मैट्रिक्स बन रहे थे। उसमें से ये वाला मैट्रिक्स हम नहीं ले सकते क्योंकि ये डायगोनल नहीं है। तो 8 में से 1 गया तो कितने आ गए बेटा? 7 आ गए। तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटे वो 7 होगा। और कंफ्यूजन के लिए उसने 8 भी दिया था। तो जरा अलर्ट रहना है क्वेश्चन में। चलो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बेटे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मुझे वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो अगर उस मैट्रिक्स की हर एंट्री जो है या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। बेटे ये 3 ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है। एलिमेंट मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख दिया है। रैंडम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब बेटे वही बात कि आपको ए को फिल करना है और ए को फिल करने की आपके पास कितनी ऑप्शन है? 2 है, क्योंकि हमने कहा है इस कितने आप मैट्रिसेस बना सकते हैं कि हर एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या 1। तो बेटे ए को फिल करने की 2 ऑप्शन है, 2 वेज हैं, या तो हम 0 से भरेंगे या 1 से। ऐसे बी को भी फिल करने की कितनी ऑप्शन है? 2 है। सी को फिल करने की कितनी ऑप्शन है? 2 है। डी को फिल करने की कितनी ऑप्शन है? 2 है। ई को फिल करने की कितनी ऑप्शन है? 2 है। एफ को फिल करने की कितनी ऑप्शन है? 2 है। जी एच और आई को भी फिल करने की बेटे कितनी ऑप्शन है? 2 2 और 2 ऑप्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। अब आपको ए भी भरना है एंड बी भी भरना है एंड सी भी भरना है एंड सारे भरने हैं। और जब इनके बीच में एंड होता है तो वेज के बीच में क्या होती है? मल्टीप्लाई। पीसी में पढ़ा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। और इनके बीच में ए बी सी के बीच में और हो तो वेज के बीच में क्या होता है? प्लस होता है, सुना होगा आपने। तो बेटे बताइए अब आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने 2 है बेटे? अगर हम काउंट करें तो 9 है। 4 हो गए। 2 2 2 2 और 2, तो 3 3 6 और 3 9। और एक सेम नंबर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 टाइम्स। और ये आपको पता है एक सेम नंबर 2 अगर 9 बार मल्टीप्लाई करे तो हम उसको लिखेंगे 2 की पावर 9। और बेटे 2 की पावर 9 आप कैलकुलेट करना तो 512 होता है, 512 होता है। तो इसका आंसर आपका डी वाला ठीक गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स डिफाइंड बाय ए आई जे, ठीक है, मैट्रिक्स ए के ये ए आई जे मैट्रिक्स के क्या है? एलिमेंट है। और सामने लिखा है साइन जे एक्स आई, और आई 1 से 3 वेरी कर रहा है, जे भी 1 से 3 वेरी कर रहा है। एंड इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी है, बी आई जे उसके एलिमेंट है, ठीक है। और कॉस आई एक्स की पावर जे, आई यहां भी 1 से 3 वेरी कर रहा है, जे 1 से 3 वेरी कर रहा है। और मुझे कह रहा है आप A22 ओवर B12 की वैल्यू बताइए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे बेटे मैं लिखा A इक्वल टू अगर कोई बोले ये क्या है तो बेटे ये एक मैट्रिक्स है। और ए आई जे जो है उस मैट्रिक्स का क्या है? एलिमेंट है। कोई आपको पूछे कि ये क्या लिखा है तो आप कहेंगे सर ये एक मैट्रिक्स लिखा है पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ। और मैं बोलूं नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है बेटे ब्रैकेट के अंदर? साइन जे, क्या लिखा है जो मैं लिख रहा हूं अभी? साइन जे एक्स की पावर आई। ये इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, जर्नल कोई भी एलिमेंट है। लेकिन मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए? मुझे चाहिए A22। और मेरे पास ए आई जे की जगह मुझे क्या चाहिए बेटे? A22। तो बेटे क्या फर्क आया? यहाँ ए आई जे था और आई जे की जगह मुझे चाहिए 2 और 2, तो मतलब आई की जगह भी 2 चाहिए और जे की जगह भी 2। तो बेटे आप इस रिजल्ट में साइन आई और जे की जगह क्या रख देंगे?
टू टू रख देंगे। साइन जे की जगह आपने क्या रख दिया, टू, और एक्स की पावर आई की जगह भी क्या रख दिया, टू। तो आपके पास आ गया ये साइन 2x²। ठीक है, इसी तरह से बेटे बी उसने मेरे को एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट, जर्नल एलिमेंट का नाम है बी आई जे, और उस बी आई जे का नाम हमने क्या रखा है, कॉस, मतलब बी आई जे का यहाँ पे कोई नाम पूछे आपसे तो बी आई जे का नाम है कॉस आई इंटू एक्स की पावर जे। लेकिन बेटे मुझे बी आई जे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, B12 चाहिए। अब बी आई जे की बजाय अगर मुझे B12 चाहिए तो बताइए, आई की जगह क्या लिखना है मुझे, 1, और जे की जगह क्या लिखना है, 2। तो बेटे मैं क्या लिखूंगा, कॉस आई की जगह 1, चलो 1 लिख दिया मैंने, और इनटू एक्स की पावर जे की जगह क्या लिखना है मुझे, 2। तो बेटे ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस x² आ गया। तो बेटे इस तरह से मैंने A22 भी निकाल दिया और B12 भी निकाल दिया। लेकिन आपको चाहिए क्या है मेरे बच्चों, आपको चाहिए A22 ओवर B12। तो बेटे इनकी वैल्यू भरते हैं। A22 मैंने बेटे अभी निकाला, व्हाट इज योर A22, साइन 2x², साइन 2x², और ओवर में कौन है बेटे, B12, और B12 कौन है बेटा, cos x², cos x²। अब यहां पे छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग आपके रिजल्ट के लिए। बेटे आपने सुना होगा एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में sin 2a, और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं sin 2a का फॉर्मूला। और sin 2a किसके बराबर होता है, sin 2a होता है हमारा 2 sin a cos a। sin 2a किसके बराबर होता है, 2 sin a cos a। तो बेटा यहां sin 2 और a की जगह जैसे मेरे पास यहां x² है, तो साइन 2a क्या होता है, साइन 2a 2 साइन a की जगह मेरे पास कौन है, x² लिख दिया, 2 साइन a इनटू cos a, cos, और a की जगह मेरे पास कौन है, x², तो मैंने x² लिख दिया, और ओवर में ऑलरेडी पहले से नीचे कौन था बेटा, cos x² था। और यहां पे बेटे आप देख रहे होंगे cos x² से cos x² आपकी क्या हो गई, कटिंग, और आपके पास क्या बच गया, 2 साइन x², और आपके पास आ गया 2 साइन x², और 2 साइन x², 2 साइन x², ये सी ऑप्शन आपका यहां पे सही आंसर चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटे इसमें कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 2x2, कि हम 2x2 के कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, 2x2 ऑर्डर के हम कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, और मैट्रिसेस का हर एलिमेंट आपने किससे भरना है, 0 से, 1 से या 2 से भरना है, ठीक है ना। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 2x2 विद द नंबर्स 0, 1 एंड 2 सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। बहुत बड़ी बात लिखी है, नॉन जीरो। देखो बेटे ये मैंने 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। आपके क्वेश्चन से पहले, अगर मैं आपके क्वेश्चन से पहले एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां बनाता हूं, अगर मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया है 2 ऑर्डर का, और मैं बोलूं आप 2 ऑर्डर के और कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, एलिमेंट की जगह या तो 0 भरना या 1 या 2, तो बेटे ए को भरने के कितनी ऑप्शन थी मेरे पास, 0, 1, 2, कितनी ऑप्शन थी, 3। बी को भरने की कितनी थी, 3। सी को भरने की कितनी थी, 3। डी को भरने की कितनी थी, 3। और आपको पता है 3 3 3 3, तो आंसर क्या आता है आपका 3 की पावर 4 आता है। ऐसे 2 क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है बेटे, ये कंफ्यूज करने के लिए उसने 0 दी थी। उसने आपको कहा है कि आप 2 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस बना सकते हो, और एलिमेंट क्या यूज करने हैं, 0, 1, 2। तो अगर एलिमेंट 0, 1, 2 यूज करने तो 2 ऑर्डर के आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो, 3 की पावर 4। लेकिन उसने कहा है कि 2 ऑर्डर के आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो, एलिमेंट 0, 1, 2 यूज करने हैं, लेकिन जो मैट्रिसेस बनाने हैं वो नॉन जीरो मैट्रिसेस होने चाहिए। मैट्रिसेस कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो मैट्रिसेस होने चाहिए। अब देखिए बेटे जब आप 0 यूज कर दोगे सबकी जगह, ए बी सी डी की जगह 0 यूज कर दोगे तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका मतलब आपने 0 यूज नहीं करनी है, यहां पे आपने 0 यूज नहीं करनी है। तो फिर कितने बनेंगे बोलो, ए इज फिल्ड विथ 2 ways, B is filled with 2 ways, C is filled with 2 ways and D is filled with 2 ways, क्योंकि आपको नॉन जीरो मैट्रिसेस बनाने हैं। तो A 2 वे से भरा जाएगा, B भी 2 से भरा जाएगा, C भी 2 से भरा जाएगा, D भी 2 से भरा जाएगा। तो वेज कितने आ गए बेटा, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 जो है वो आपका राइट आंसर आया है। तो ये 0 यहां सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बोलता है जीरो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स सिर्फ रेक्टेंगुलर होता है। जीरो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। देखो बेटा, जीरो मैट्रिक्स आपको पता है, उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो। तो मैं तो ऐसा भी एक जीरो मैट्रिक्स बना सकता हूं, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जीरो मैट्रिक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो ये भी कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आ गया। लेकिन जीरो मैट्रिक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 1 आ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स को तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 क्रॉस 4 आ जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स इस तरह के मैट्रिक्स को जिसमें कॉलम एक होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। जिसमें रो एक होती है उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। आप ऐसे लिख दें 0 0 0 0, फिर लिख दें 0 0 0 0, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटे, 2 क्रॉस 4 आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं। हम यू भी लिख सकते थे जीरो मैट्रिक्स, ऐसे भी लिख सकते थे। तो बोलिए ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, 3 क्रॉस 2। इसे हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, इसे हम वर्टिकल बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स कॉलम भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, और जीरो मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो यही आंसर आपका ठीक जाएगा, जीरो मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 6 में वो हमें कह रहा है, ए हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है AIJ, और ऑर्डर में मैंने लिखा है, ऑर्डर इसमें लिखा नहीं है, AIJ ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 5, सॉरी उसने ऑर्डर आगे लिखा है। तो ए हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 5 है, ठीक है। तो मुझे कहता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इन चार ऑप्शन में से कौन से होंगे, डायगोनल एलिमेंट कौन से यहाँ पे होंगे, ये वाली होंगे कि ये वाले होंगे कि ये वाले होंगे कि ये होंगे। बेटे आपको ये पता है कि डायगोनल की फॉर्मेशन सिर्फ किसमें होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। डायगोनल की फॉर्मेशन सिर्फ किसमें होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। और बेटे 4 क्रॉस 5 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, यहां डायगोनल फॉर्म हो ही नहीं सकता है। डायगोनल की फॉर्मेशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। या तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ले लीजिए, या मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ले लीजिए, 4 क्रॉस 4 ले लीजिए, 5 क्रॉस 5 ले लीजिए, तब डायगोनल बनेगा, ठीक है। यहाँ ऑर्डर उसने 4 क्रॉस 5 दिया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें डायगोनल फॉर्म होगा ही नहीं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट कहा है उसने, क्योंकि डायगोनल बन ही नहीं सकता इस मैट्रिक्स में, ठीक है। डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में वो मुझे कह रहा है, इफ A and B are two matrices of order 3 क्रॉस M and 3 क्रॉस N। मुझे वो कह रहा है कि A और B दो मैट्रिसेस हैं, A और B दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर मैंने आपको दिया है। A का ऑर्डर मैंने आपको 3 क्रॉस M दिया और B का 3 क्रॉस N दिया है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि M और N इक्वल है, तो मुझे 5A माइनस 2B मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। बेटे 5A, ठीक है, 5 और A मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स तो नहीं दिया लेकिन उसका ऑर्डर दिया है कितना, 3 क्रॉस M। और आपको पता है कोई एलिमेंट, कोई नंबर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन इसके करने से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। 5 ने अगर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दी, ऑर्डर अभी भी क्या रहेगा, 3 क्रॉस M ही रहेगा। उसके बाद मुझे चाहिए 2B, ठीक है, क्योंकि 5A माइनस 2B निकालना, तो पहले मैं 5A निकाल रहा हूं फिर 2B निकाल रहा हूं। 2 और B मैट्रिक्स मैंने आपको दिया है बेटे, किस ऑर्डर का दिया है आप देख रहे होंगे, 3 क्रॉस N ऑर्डर का दिया है। 2 ने सभी एलिमेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई की होगी, और जो नया मैट्रिक्स बना होगा उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, 3 क्रॉस N। अब मुझे किसका ऑर्डर चाहिए बेटे, 5A माइनस 2B का ऑर्डर चाहिए। और 5A माइनस 2B, 5A मैट्रिक्स मेरा कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस M का है, माइनस 2B, और 2B कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस N ऑर्डर का है। अब एक मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और आपको पता है मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है, और जो नया मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर सेम रहता है जो पहले होता है। अब ये 3 क्रॉस M है और ये 3 क्रॉस N है। उसने खुद ही तो कहा है कि आपको M और N कैसे हैं, इक्वल है। M और N कैसे हैं, इक्वल है। अगर मैं M की जगह N रख दूं, M और N इक्वल है, M की जगह मैं N रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 क्रॉस N माइनस 3 क्रॉस N। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस N। और अगर आप बोलो सर आपने M की जगह N रखा, आप N की जगह M रख देते, बिल्कुल, अगर आप N की जगह
m रख देते, n की जगह m, क्योंकि m और n इक्वल रख सकता हूं मैं, n की जगह m रखते तो ये 3 क्रॉस m और ये भी क्या होता है 3 क्रॉस m, तो ऑर्डर क्या आ जाता है आपका 3 क्रॉस m, ये दोनों ही ऑर्डर ठीक है। तो आपके नए मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो 3 क्रॉस n होगा या 3 क्रॉस m होगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं, m और n इक्वल है। अब आपकी ऑप्शन में इन दोनों में से जो दिया होगा हम उसको टिक कर देंगे। तो 3 क्रॉस n और 3 क्रॉस m में आप देख रहे हैं कि आपको डी ऑप्शन में उसने क्या दिया है 3 क्रॉस n। वैसे 3 क्रॉस m भी ऑप्शन सही होती है पर उसने यहां नहीं दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मुझे कह रहा है आप इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालो। बेटे किसी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, उस मैट्रिक्स को माइनस से क्या करनी होती है मल्टीप्लाई। अगर आपने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप इस मैट्रिक्स को माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 3 -1 2 5 आपका मैट्रिक्स था और इसको आपने माइनस की क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। अब जब आपको ये तो पता ही होगा जब कोई माइनस कोई भी नंबर कोई भी कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। तो माइनस ने हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस जब 3 को मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया -3, माइनस ने जब -1 को मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 1, माइनस ने जब 2 को मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया -2 और -1 ने जब 5 को मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया -5। ठीक है, तो हमारा जो एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आया वो आया -3 1 -2 -5 वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी ठीक है, -3 1 -2 5, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 9। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। मुझे कह रहा है कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, देन ऑप्शन पढ़ देते हैं एट लीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। बोलता है अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जीरो आ जाए तो एट लीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स जीरो, मतलब कम से कम उन दो में से कम एक मैट्रिक्स तो जीरो होना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। दूसरी ऑप्शन में कहता है बोथ द मैट्रिसेस आर जीरो, दूसरी में कहता है दोनों ही मैट्रिक्स जीरो होने चाहिए, मतलब अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई जीरो है तो बोलता है दोनों मैट्रिक्स जीरो होने चाहिए। तीसरी ऑप्शन में कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, तीसरी ऑप्शन में कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई जीरो हो तो दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कह रहा है। और चौथी में कह रहा है नन ऑफ दीज। अब देखते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई जीरो है तो क्या दोनों में से कोई एक जीरो होता है कि दोनों जीरो होते हैं कि दोनों नॉन जीरो हो, तब भी मल्टीप्लाई जीरो आ सकती है। तो उसके लिए बेटे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल मैंने ये लिया है कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया है बेटे 1 0 0 0, एक मैट्रिक्स मैंने लिया है 1 0 0 0 और दूसरा मैट्रिक्स बेटे मैंने लिया है 0 0 0 और 1। पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जीरो मैट्रिक्स है तो आप कहेंगे ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है और बेटे ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब इनकी हम प्रोडक्ट करते हैं। वैसे तो आपको मल्टीप्लाई करनी आती है पर मैं करके दिखा रहा हूं कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। पहली रो पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, यहां की पहली एंट्री आएगी 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 और 0 प्लस 0 बेटे क्या आ गया 0। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। उसके बाद बेटे पहली रो के साथ पहला कॉलम हो गया, पहली एंट्री आ गई, पहली रो के साथ दूसरा कॉलम हो गया, दूसरी एंट्री आ गई। अब हम क्या करेंगे दूसरी रो के साथ पहला कॉलम लेंगे 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ये भी 0 आ गया। और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। तो बेटे क्या प्रूव कर दिया मैंने कि ना तो ये मैट्रिक्स जीरो था ना ये मैट्रिक्स जीरो था, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई क्या आ गई जीरो मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन ठीक गई है हमारी सी ऑप्शन ठीक गई है। क्यों सी ऑप्शन ठीक गई है कि सी ऑप्शन में हमने कहा था कि अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई जीरो हो तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों में से कोई भी जीरो हो। पहली ऑप्शन में कहता है एक जीरो होना चाहिए कम से कम, दूसरी में कहता है दोनों जीरो होने चाहिए और तीसरी में क्या कहा था जो हमने ठीक की है कोई रूल नहीं है, चाहे कोई भी जीरो ना हो तो भी उनकी मल्टीप्लाई जीरो आ सकती है। तो थर्ड सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू। ठीक है, हमें यहां यह बताना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है। यहां क्या सिखाना है मैंने वो देखिए आप। अब दो चीजों की मल्टीप्लाई है तो पहले ए ने ए को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मेरे बच्चों ए स्क्वायर। फिर ए ने माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस ए बी।
उसके बाद बी ने ए को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बी ए, और उसके बाद बी ने माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। अब यहां इन जनरल बच्चे क्या बोलते हैं कि सर बी ए को आप लिख दो ए बी, ऐसा बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं सर बी ए को हम लिख देंगे ए बी, और बी ए को लिख देंगे ए बी, और ए बी से ए बी काट देंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप मैट्रिसेस में बी ए को ए बी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आप बी ए की जगह ए बी नहीं कर सकते, ए बी की जगह बी ए नहीं कर सकते, कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। तो यहाँ कोई कटिंग नहीं होगी और यही आपका आंसर रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से ऑप्शन हमारे पास होगी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए, तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्या था कि बी ए को ए बी नहीं लिख सकते इन केस ऑफ मैट्रिसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। बेटे इस क्वेश्चन में ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, जिसे कह रहा है कि a इंटू ए स्क्वायर के बराबर है, फिर कह रहा है a इंटू ए क्यूब के बराबर है, एंड सो मतलब वो आपको कह रहा है कि a इंटू ए स्क्वायर के बराबर है, फिर कह रहा है a इंटू ए, तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a क्यूब आ रहा है। सोन का मतलब अगर आप चार मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने क्या आ जाएगा a की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप पांच मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने क्या आ रहा है a की पावर 5 आ रहा है, सोन ऐसे चलते रहो। तो बेटे ये चीज a इंटू ए स्क्वायर के बराबर है, ए क्यूब के बराबर है, ए की पावर 4 के बराबर है। ये चीज सिर्फ पॉसिबल होगी जब a क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये रिजल्ट वैलिड नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन अभी और है, उस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बेटे ये क्वेश्चन ध्यान से करने वाला है। ए हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, अल्फा 0 1 1 उसके एलिमेंट है, बी मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया 1 0 5 1 उसके एलिमेंट है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी। बेटे मैंने आपको ए मैट्रिक्स दिया है, मैंने आपको बी मैट्रिक्स दिया है, और आपसे मैं अल्फा की वैल्यू पूछ रहा हूं, और दिया क्या है कि ए स्क्वायर बी के बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब ए आपको दिया है अल्फा 0 1 1 मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स भर दिया, ए भर दिया, इनकी मल्टीप्लाई करके बेटे आपके पास ये क्या आ गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है बी के बराबर, तो आपने ये जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाला है उसको किसके बराबर कर दिया बी के बराबर, बी मैट्रिक्स है 1 0 5 1। अब आपको ये पहले से मालूम है कि अगर दो मैट्रिसेस कैसे हो इक्वल, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, 0 0 के बराबर होता है, और अल्फा प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा, और ये 1 इस 1 के बराबर है। तो हमारे पास ये दो रिलेशन आए हैं अल्फा में, यहां से सॉल्व करते हैं। अगर अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर है तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1, और अल्फा प्लस 1 अगर 5 के बराबर है तो अल्फा क्या आ जाएगा, यहां से 5 में से बन गया 4, तो अल्फा की यहां पे एक वैल्यू 4 आ गई। कुल मिला के अल्फा की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास -1 आ गई है, 1 आ गई है और 4 आ गई है। ठीक है, अब हमें अल्फा की वैल्यूज निकालनी, तीन वैल्यूज आ रही है -1 1 4। देखो उसने ऑप्शन में 1 भी रखा है, -1 भी रखा है, 4 भी रखा है, और एक ऑप्शन दी है नो रियल वैल्यू। बेटे अब अल्फा की जगह में मान लो अल्फा की वैल्यू 4 लेता हूं, और अल्फा की वैल्यू 4 मैं यहां पुट कर देता हूं इक्वेशन में, अल्फा की जगह मैं यहां 4 रख देता हूं। तो बताइए ये 4 अगर यहां रखता हूं मैं, अल्फा की जगह अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या 4 जो है ए स्क्वायर बी के बराबर है, ए स्क्वायर बी, अल्फा की जगह 4 रखता हूं तो अल्फा की जगह 4 रखा तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। क्या जो 16 है वो 1 के बराबर हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो 4 तो आंसर नहीं हो सकता, चलिए मैं 1 लेता हूं, अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूं। बेटे अल्फा की वैल्यू में 1 यहां रखता हूं, अगर अल्फा की वैल्यू में 1 यहां रखता हूं तो क्या आएगा ये 1 + 1 2, क्या 2 जो है वो 5 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो 1 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। चलिए अल्फा की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं -1, अब अल्फा की वैल्यू में -1 लेता हूं, और अल्फा की वैल्यू अगर मैं -1 यहां पुट करता हूं तो -1 + 1, तो अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या 5 के बराबर है, नहीं है, 0 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर ठीक नहीं है। तो अल्फा की यहाँ 3 वैल्यूज आई, लेकिन तीनों ही वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन सा आंसर ठीक हुआ, नो रियल वैल्यू। ठीक है, तो बेटे इस तरह से भी मैंने 12 क्वेश्चन करवाए हैं,
पार्ट 2 में इसके अगले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।